चाइना लगातार भारत पर 1962 के युद्ध के द्वारा दबाव बनाने की कोशिश में लगा रहता है। चीनी सरकार के मेन मीडिया ग्लोबल टाइम्स द्वारा भारत को कभी युद्ध की धमकी दी जाती है तो कभी 1962 जैसा परिणाम भुगतने की चेतावनी। जहाँ तक 1962 की हार की बात है तो ये एक तरह की राजनीतिक पराजय थी, ना कि सैन्य हार। उस वक्त जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे तब भारत पंचशील के स्वर्णिम स्वप्न में खोकर हिंदी चीनी भाई भाई के नारे में खोया हुआ था। तभी 1962 की लड़ाई चीन द्वारा विश्वासघात के रूप में भारत को प्राप्त हुई। परंतु चीन को 1962 के आगे के इतिहास को भी याद रखना चाहिए और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 1962 के बाद चाइना के साथ लड़ी गई 3 जंगों के बारे में, जिनमें चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। तो बने रहें वीडियो के अंत तक, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे आगे भी हम आप तक अपनी सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के अपडेट पहुंचाते रहें। तो बात करते हैं एक एक करके चीन के साथ हुई भारत की सभी जंगों के बारे में। 1962 के 5 वर्ष बाद इतिहास इसका भी गवाह है कि 1967 में हमारे जाबाज सैनिकों ने चीन को जो सबक सिखाया था उसे वो कभी भुला नहीं पाएगा। ये सब भी उन महत्वपूर्ण कारणों में से एक है जो चीन को भारत के खिलाफ किसी दुस्साहस से रोकता है। 1967 को ऐसे साल के तौर पर याद किया जाता रहेगा जब हमारे सैनिकों ने चीनी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देते हुए सैकड़ों चीनी सैनिकों को न सिर्फ मार गिराया था बल्कि भारी संख्या में उनके बंकरों को भी ध्वस्त कर दिया था। रणनीतिक स्थिति वाले नाथुला दर्रे में हुई इस भिड़ंत की कहानी हमारे सैनिकों की जाबाजी की मिसाल है। 1967 में लड़ी गई पहली लड़ाई। 1967 के टकराव के दौरान भारत की 2 ग्रेनेडियर्स बटालियन के जिम्मे नाथुला की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। नाथुला इलाके पर सैन्य गश्त के दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच अक्सर धक्का मुक्की होती रहती थी। 11 सितंबर 1967 को धक्का मुक्की की एक घटना का संज्ञान लेते हुए हिंदुस्तान ने नाथुला से सेबुला के बीच में तार बिछाने का फैसला किया। जब बाड़बंदी का कार्य शुरू हुआ तो चीनी सैनिकों ने विरोध किया। इसके बाद चीनी सैनिक तुरंत अपने बंकर में लौट आए। कुछ देर बाद चीनी सैनिकों ने मशीन गनों से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। शुरुआत में भारतीय सैनिकों को इसका नुकसान उठाना पड़ा और पहले 10 मिनट में हमारे 70 सैनिक शहीद हो गए। लेकिन इसके बाद भारत की ओर से जो जवाबी हमला हुआ, इसमें चीन का इरादा चकनाचूर हो गया। सिक्किम के सेबुला एफ कैमल्स बैक से अपनी मजबूत रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाते हुए भारत ने जमकर आर्टिलरी पावर का प्रदर्शन किया। कहीं चीनी बंकर ध्वस्त हो गए और कुछ चीनी आकलन के अनुसार भारतीय सेना के हाथों उनके 400 से ज़्यादा जवान मारे गए। भारत की ओर से लगातार 3 दिनों तक दिन रात फायरिंग जारी रही। भारत चीन को कठोर सबक दे चुका था। चीन की मशीन गन यूनिट को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। 15 सितंबर को वरिष्ठ भारतीय सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में शवों की अदला बदली हुई। अब आते हैं 1967 में हुई दूसरी लड़ाई पर। 1 अक्टूबर 1967 को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने सिक्किम के चाओला इलाके में फिर से भारत के सब्र की परीक्षा लेने का दुस्साहस किया, पर वहाँ मुस्तैद 7x11 गोरखा राइफल्स और 10 जैक राइफल्स नामक भारतीय बटालियन ने इस दुस्साहस को नाकाम कर चीन को फिर से सबक सिखाया। इस बार चीन ने सितंबर के संघर्ष विराम को तोड़ते हुए हमला किया था। दरअसल सर्दी शुरू होते ही भारतीय फौज करीब 13,000 फुट ऊंचे चोला पास इलाके पर बनी अपनी चौकियों को खाली कर देती है और फिर गर्मियों में जाकर सेना दोबारा तैनात हो जाती है। चीन ने 1 अक्टूबर का हमला ये सोचकर किया था कि चौकियां खाली होंगी, लेकिन चीन की मंशा को देखते हुए हमारी सेना ने सर्दी में भी उन चौकियों को खाली नहीं किया था। इसके बाद आमने सामने की सीधी लड़ाई शुरू हो गई। हमारी सेना ने भी इस बार चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए गोले दागने शुरू कर दिए और इस लड़ाई का नेतृत्व करने वाले थे 17वीं माउंटेन डिवीज़न के मेजर जनरल सागत सिंह। लड़ाई के दौरान ही नाथुला और चौला इलाके की सीमा पर बाड़ लगाने का काम किया गया ताकि चीन फिर इस इलाके में घुसपैठ करने की हिम्मत न कर सके। इस तरह सन 1967 की इस दूसरी लड़ाई में भी भारतीय सेना ने चीनी हमलों को नाकाम कर दिया। लड़ाई के बाद घायल कर्नल राय सिंह को महावीर चक्र, शहादत के बाद कैप्टन डागर को वीर चक्र और मेजर हरभजन सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बताया जाता है कि लड़ाई के दौरान जब भारतीय सेना के जवानों की गोलियां ख़त्म हो गई थी तो बहादुर अफसरों ने
एवं जवानों ने अपनी खुखरी से कई चीनी अफसरों और जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। 1967 के ये दोनों सबक चीन को आज तक सीमा पर गोली बरसाने से रोकते हैं। तब से आज तक सीमा पर एक भी गोली नहीं चली, भले ही दोनों देशों की फ़ौज एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर सीमा का गश्त लगाने में लगी रहती है। क्या ऐसे सबक के बाद भी चीन भारत के साथ दुस्साहस करेगा? अगर हाँ, तो इसका अंजाम चीन को भारी कीमत देकर चुकाना होगा। अब बात करते हैं सन 1987 में हुई चीन के साथ तीसरी लड़ाई के बारे में। 1967 के 20 साल बाद भारत से चीन को फिर से गहरा झटका लगा, जिसकी बुनियाद सन 1986 में चीन की ओर से रखी जाने लगी थी। इस बार फिर टकराव पर चीन ने भारत को कहा कि भारत को इतिहास का सबक भूलना नहीं चाहिए, पर लगता है कि चीन भी कुछ भूल गया है। 1986 से 1987 तक हुई इस जंग में भारतीय सेना ने शक्ति प्रदर्शन में PLA को बुरी तरह से हिला दिया था। इस संघर्ष की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश के तवांग के उत्तर में समदो रांगचू रीजन में सन 1986 में हुई थी, जिसके बाद उस समय के सेना प्रमुख जनरल कृष्णा स्वामी सुंदर जी के नेतृत्व में ऑपरेशन फाल्कन हुआ था। 1987 की झड़प की शुरुआत नामकाचू से हुई। भारतीय फौज नामकाचू के दक्षिण में ठहरी थी, लेकिन एक IB टीम समदो रांगचू में पहुंच गई। ये जगह नियामजंग-चू के दूसरे किनारे पर स्थित है। समदो रांगचू और नामकाचू दोनों नाले इस उत्तर से दक्षिण को बहने वाली नियामजंग-चू नदी में गिरते हैं। सन 1985 में भारतीय फौज पूरी गर्मी में यहाँ डटी रही, लेकिन सन 1986 की गर्मियों में पहुँची तो यहाँ चीनी फौजी मौजूद थे। समदो रांगचू के भारतीय इलाके में चीन अपने तंबू गाड़ चुका था। भारत ने पूरी कोशिश की कि चीन को अपनी सीमा में लौट जाने के लिए समझाया जा सके, लेकिन अड़ियल चीन मानने को तैयार नहीं था। 1987 में भी चीन और भारत की सेना आंखों में आंखें डाले सामने खड़ी थी और इस बार भी चीन को जवाब मिलने वाला था। चीन ने पूर्व में लड़ाई की तैयारी पूरी कर ली थी। इधर भारतीय पक्ष ने भी फैसला ले लिया था तथा इलाके में फौज को एकत्रित किया जाने लगा। इसी के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन फाल्कन तैयार किया, जिसका उद्देश्य सेना को तेज़ी से सरहद पर पहुंचाना था। तवांग से आगे कोई सड़क नहीं थी, इसलिए जनरल सुंदर जी ने जेमीथांग नाम की जगह पर एक ब्रिगेड को एयरलैंड करने के लिए इंडियन एयर फोर्स को रूस से मिले हैवी लिफ्ट Mi-26 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने का फैसला किया। भारतीय सेना ने हाथुंगला पहाड़ी पर पोजीशन संभाली, जहां से समदोईचू के साथ ही 3 और पहाड़ी इलाकों पर नज़र रखी जा सकती थी। सन 1962 में चीन ने ऊंची जगहों पर पोजीशन ली थी, परंतु इस बार भारत की बारी थी। जनरल सुंदर जी की रणनीति यहां पर ही ख़त्म नहीं हुई। ऑपरेशन फाल्कन के द्वारा लद्दाख के डेमचोंग और उत्तरी सिक्किम में T-72 टैंक भी उतारे गए। अचंभित चीनियों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। इस ऑपरेशन में भारत ने एक जानकारी के अनुसार 7 लाख सैनिकों की तैनाती की थी और इसका अंजाम ये हुआ कि लद्दाख से लेकर सिक्किम तक चीनियों ने घुटने टेक दिए। इस ऑपरेशन फाल्कन ने चीन को उसकी औकात दिखा दी और भारत ने शीघ्र ही इस मौके का लाभ उठाकर अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। हमेशा 1962 के गायन में व्यस्त रहने वाले ग्लोबल टाइम्स को 1967 और 1986 के उपरोक्त घुटने टेकने वाली घटनाओं के अतिरिक्त ये भी याद रखना चाहिए कि वियतनाम युद्ध के बाद चीनी सेनाओं ने कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी है, जबकि भारतीय सेना सदैव ही पाकिस्तानी सीमा पर अघोषित युद्ध से संघर्षरत ही रहती है। विशेषकर हिमालय सरहदों में चीन की इतनी काबिलियत नहीं है कि वो भारत का मुकाबला कर सके। तुलनात्मक तौर पर भारत चीन के समक्ष भले ही कमज़ोर लग सकता है, लेकिन वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। 1967 के दोनों युद्ध से स्पष्ट है कि अपनी अचूक रणनीति के द्वारा भारत न्यूनतम संसाधनों के बीच भी चीन को हराने में सक्षम है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी दी हुई ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, जिससे सभी हिंदुस्तानियों को हमारे वीर जवानों के पराक्रम का पता लग सके। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।